बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने वाले हैं और ये पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी की एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इससे पहले के टॉपिक्स की वीडियोस का लिंक भी बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इधर आपको ये नोट्स दिख रहे हैं, इनका लिंक भी मिल जाएगा। और जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में ये पढ़ा था फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उस पर बेस्ड यहाँ पर आपको ये कुछ एग्जांपल्स दिख रहे होंगे। तो चैप्टर के एग्जांपल्स की वीडियो का लिंक, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की वीडियो का लिंक, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो पहले इक्वेशन 1.6 तक समझ लेते हैं। सपोज कोई चार्ज है, ये Q पॉइंट चार्ज है और इसको रखा गया है वैक्यूम में O पॉइंट पर, ओरिजिन पर। सपोज इसके पास कोई दूसरा चार्ज लाया जाता है Q, ये सपोज P पॉइंट पर है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगेगा, ये हम OP मान लेते हैं कि R है, ये पोजीशन वेक्टर। O से P की तरफ ये पोजीशन वेक्टर है, OP इज इक्वल टू R वेक्टर। इन दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा, कूलम्ब फोर्स। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखें इसको तो यहाँ पर हम ऐसे यूनिट वेक्टर अप्लाई कर देंगे, जहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, कूलम्ब फोर्स, ये है कूलम्ब फोर्स। लेकिन क्या हो अगर इस चार्ज को रिमूव कर दिया जाए, तो क्या P पॉइंट पर कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है What is left in the surrounding? Is there nothing? क्या कुछ भी नहीं है यहाँ पर P पॉइंट पर। अगर कुछ नहीं है तो ये फोर्स कैसे यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहा था दूसरा चार्ज। अगर हम वापस से इसे लाएं तो ये फिर से एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। मतलब इस पॉइंट पर कुछ तो है ना जो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। वो कुछ क्या है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कोई भी चार्ज जो है, पॉइंट चार्ज, उसके अराउंड एक ऐसा स्पेस होता है, स्फीयर शेप में है ये बच्चों, सर्कुलर नहीं है, क्योंकि ये सराउंडिंग्स है, इसकी चारों तरफ लिया जाएगा। तो एक इस तरह का स्पेस होता है जिसमें कि अगर कोई दूसरा चार्ज लाया जाए तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो कूलम्ब फोर्स, चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन हो। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इस चार्ज की ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जितने स्पेस में कोई दूसरा चार्ज कहीं पर भी लाया जाए वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये डिपेंड करती है कि इस चार्ज की पोजीशन पर, ये चार्ज कहाँ पर है, मीन्स एक तरीके से R पर डिपेंड करती है। तो अब इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आ गया वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पर हमने Q लिखा है कैपिटल, ये स्मॉल q नहीं लिखा है, क्योंकि फील्ड किसकी है, ये इस कैपिटल Q की फील्ड की बात कर रहे हैं हम, कि ये जो स्पेस है वो इस चार्ज की वजह से, तो जिस चार्ज की वजह से है उसी को लिखेंगे हम इसमें। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हो गया। ये यहाँ तक हमने 1.6 तक पढ़ लिया। उसके आगे हमने ये भी देख लिया कि ये यूनिट वेक्टर R है और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन ऑफ दिस चार्ज, कि ये कितनी डिस्टेंस पर है सोर्स चार्ज से। ठीक, अब आगे देखते हैं। The effect of charge has been incorporated in the existence of electric field. Means चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब है, जब ये चार्ज है। अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। ठीक है, तो ये किससे रिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस चार्ज से रिलेट करता है। चार्ज का इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो अभी हमने यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला भी ये देख लिया था कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज लाया जाता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, ये भी हमने लिख लिया। अब यहाँ पर एक पॉइंट हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि अभी तक हम ये बात कर रहे हैं कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें कि इस चार्ज को लाया गया। ठीक,
और हम इसकी तो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस ही नहीं कर रहे, बस यही देख रहे हैं कि इसके लिए है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो स्पेस है। पर ये वाला जो चार्ज है इसकी भी तो खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये भी तो कोई इफेक्ट इस पर डालेगा, इस पर फोर्स लगाएगा। जैसे कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं ना, तो ये भी एक फोर्स लगाएगा इस पर। तो मीन्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इफेक्ट होगा। ठीक है, ये यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना, इस पूरे सेंटेंस का यही मीनिंग है। ठीक, आगे अब बच्चों इन दोनों रिलेशन से हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। ये देख सकते हैं ना, E की वैल्यू क्या है, K Q अपॉन आर स्क्वायर। E की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं कि ये जो एक इस Q को छोड़ दें तो ये बाकी E की वैल्यू है ना, इसलिए F इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू ई आ गया हमारे पास। इस रिलेशन से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, F अपॉन क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या आ गई, एसआई यूनिट, इसको हम न्यूटन कूलम इनवर्स ये लिख सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं और आगे उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये अब देखेंगे हम, ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास फॉर्मूला आया F इज इक्वल टू क्यू ई। यहाँ से E इज इक्वल टू हो गया F अपॉन क्यू। तो अगर हम इस Q को यूनिटी ले लें, सपोज 1 कूलम ले लिया हमने, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, F। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ फोर्स डिफाइन कर सकते हैं। Thus, the electric field due to a charge Q at a point in space may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point। ये समझ में आ गया होगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया। ये वो फोर्स है जो किसी यूनिट चार्ज पर लगता है जब किसी चार्ज Q की फील्ड में इसको लाया जाता है। क्लियर? तो अब आगे देखते हैं। द चार्ज Q विच इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। ये जो है जिसकी फील्ड है ये, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। और जिसको फील्ड में लाया जाता है, जिससे चेक करते हैं कि किसी पॉइंट पर फील्ड कितनी है, r डिस्टेंस पर फील्ड कितनी है, उसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज। तो ये है टेस्ट चार्ज। तो एक सोर्स चार्ज और दूसरा टेस्ट चार्ज। ये वाइस वर्सा भी देख सकते हैं कि इसकी भी कोई ऐसे फील्ड होगी तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, तब ये टेस्ट चार्ज हो जाएगा, ये सोर्स चार्ज। कैसे पता लगेगा कौन सा टेस्ट चार्ज कौन सा सोर्स चार्ज, जिसकी फील्ड ले रहे हैं। मतलब अगर हमने E इज इक्वल टू लिया है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, तो मीन्स ये Q क्या है, ये है सोर्स चार्ज। अगर हम इस तरह से ले रहे हैं 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, तो ये है सोर्स चार्ज। ठीक है, तो जो इस फॉर्मूले में लिखा जाएगा वही होगा सोर्स चार्ज, और जो उस फील्ड में लाया जाएगा जिससे चेक करेंगे कि इस पॉइंट पर कितनी फील्ड है, उसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे। नोट दैट द सोर्स चार्ज Q must remain at its original location. However, if a charge Q is brought at any point around Q, Q itself bound to experience an electric force due to Q and will tend to move. अब प्रॉब्लम क्या है कि जब इस तरीके से दो चार्जेस हैं, तो इस चार्ज को अगर हम सोर्स चार्ज मान रहे हैं ना, तो सोर्स चार्ज को अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर ही रहना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए। पर होता क्या है, जैसे ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ऐसे ही ये वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा, तो इसकी टेंडेंसी हो सकती है मूव करने की। तो इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए कि ऐसा ना हो कि ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा के इसकी पोजीशन चेंज कर दे, सोर्स चार्ज को अपनी जगह पर ही रहना चाहिए, लेकिन दूसरे चार्ज की फोर्स से ये मूव कर सकता है। तो इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए जो टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा ले लिया जाता है, वेरी स्मॉल वैल्यू ले ली जाती है टेस्ट चार्ज की। इससे क्या होगा, अगर ये वाला Q बहुत छोटा है तो ये इस सोर्स चार्ज पर अपना फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड का इम्पैक्ट नहीं इस पर छोड़ पाएगा। ठीक है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बस फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। तो इस तरह से क्या है, इसने जो फोर्स इस पर लगाया वो एक बहुत ही छोटा नेग्लिजिबल स्मॉल फोर्स हो जाएगा। टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा चार्ज ले लिया, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0
F upon Q। ठीक, द फोर्स F is then negligibly small but the ratio F upon Q is finite। ठीक है, तो ये Q बहुत छोटा है, ऐसे में ये F की वैल्यू भी नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगी और ये तो है ही स्मॉल, तो इनका जो रेशो है वो एक फाइनाइट वैल्यू होगी जो E को डिफाइन करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल वे है इस डिफिकल्टी से ओवरकम करने का, डिफिकल्टी आपको समझ आ रही है ना, कौन सी डिफिकल्टी, कि ये क्यू इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये क्यू भी इस पे फोर्स लगाएगा जिससे कि सोर्स चार्ज मूव कर सकता है। तो ऐसा ना हो जिससे कि हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकें किसी पॉइंट पर। तो क्या करते हैं कि ये जो क्यू है ये मूव ना करे, इस क्यू को अनस्पेसिफाइड फोर्सेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब ये अनस्पेसिफाइड फोर्सेस की वजह से अपनी उसी लोकेशन पर रहेगा। दिस में लुक स्ट्रेंज बट एक्चुअली दिस इज व्हाट हैपेंस इन प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिकली यही तरीका यूज किया जाता है कि कुछ फोर्सेस ऐसी लग रही हों अनस्पेसिफाइड जिन्हें हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, कुछ इस तरह की फोर्सेस जिनको हम इंक्लूड नहीं कर रहे, कंसीडर नहीं कर रहे, उनकी वजह से ये क्यू फिक्स हो जाए। बाहर से कुछ फोर्सेस लग रही हैं जिनको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं और उनकी वजह से ये क्यू जो है वो रेस्ट में है, अपनी पोजीशन पर ही है, ये मूव नहीं करेगा इस दूसरे क्यू के इफेक्ट से। इसका एग्जांपल दिया है बच्चों जो आप आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, चार्ज प्लेनर शीट। तो चार्ज प्लेनर शीट वाले एग्जांपल में क्या, एक शीट पर जैसे चार्ज हैं तो वो चार्जेस भी फिक्स रहते हैं कुछ अनस्पेसिफाइड फोर्सेस की वजह से। ठीक है, तो आगे और पढ़ेंगे जब आप चैप्टर गॉस लॉ, तो तब आप गॉस लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ेंगे आप ये, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नोट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू थ्रू डिफाइंड ऑपरेशनली इन टर्म्स ऑफ सम टेस्ट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, हमने देखा ना इसका फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q/r²। इसमें कहीं ये क्यू तो आया नहीं, मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस टेस्ट चार्ज से ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, टेस्ट चार्ज का इस चार्ज की फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दिस इज बिकॉज द F प्रोपोर्शनल टू Q सो दैट रेशो F अपॉन Q डज नॉट डिपेंड ऑन Q। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पर डिपेंड नहीं करती, हमने पढ़ा था ये F अपॉन Q क्या है, ये E है। ठीक है, और ये एक फाइनाइट वैल्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q पे डिपेंड नहीं करती है। सो दैट द रेशो F अपॉन Q डज नॉट डिपेंड ऑन Q। ये F अपॉन Q ही इस Q पे डिपेंड नहीं करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस पे करती है, सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है, और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट की इस चार्ज से डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। डिस्टेंस अलग तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अलग हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फॉर अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। अगर हम एक पॉइंट चार्ज ले रहे हैं तो यहाँ फिगर में देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे फिगर में ये, तो यहाँ देख सकते हैं हम कि अगर पॉजिटिव चार्ज है ये तो फील्ड लाइन इस तरीके से होगी रेडियली आउटवर्ड, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है अगर, तो फील्ड इनवर्ड होगी और रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब ये फोर्थ पॉइंट में क्या है बच्चों कि इसी फॉर्मूले से देख लेते हैं कि E जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, Q और इस R पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर किसी सेम चार्ज की बात करें, जैसे हमने यहाँ पर ये Q चार्ज की फील्ड ली है, तो ये एक पॉइंट है इससे R डिस्टेंस पर, तो अगर कोई और दूसरा पॉइंट भी R डिस्टेंस पर ही होगा, अगर जैसे ये P पॉइंट है, ये P' पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट पर E की वैल्यू सेम रहेगी मैग्नीट्यूड में। ठीक है, डायरेक्शन तो अलग हो जाएगी लेकिन मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। डायरेक्शन क्या है वो तो हमने देख ली ना, रेडियली आउटवर्ड, तो अगर ये प्लस चार्ज है तो इसके लिए इस साइड, इसके लिए इस साइड, तो डायरेक्शन तो चेंज हो गई पर मैग्नीट्यूड जो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम रहेगा। मींस ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, ई पी पर जो मैग्नीट्यूड है वही ई पी डैश पर होगा अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगी तो।
तो यही इस पॉइंट में लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी फॉर सेम डिस्टेंस r, और यहाँ स्फेरिकल सिमेट्री होगी। फिर तो स्फेरिकल सिमेट्री की किसी स्फीयर में इक्वल रेडियस पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सभी पॉइंट्स पर E की वैल्यू सेम रहेगी। क्लियर है बच्चों? तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो काफी डिटेल में आपने पढ़ लिया है एनसीईआरटी से, और आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।